चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं, ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो जो प्रेशर है वो तो एनआरटी अपॉन वी के बराबर हो गया। इसका मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टी अपॉन वी कांस्टेंट होगा, टी अपॉन वी कांस्टेंट होगा, टी अपॉन वी कांस्टेंट लिख लो या फिर आप वी अपॉन टी कांस्टेंट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला तो सही स्टेटमेंट है, हमसे तो इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, तो पहला तो स्टेटमेंट सही है तो वो तो आंसर बनेगा नहीं। दूसरा स्टेटमेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला तो ये है इंटीग्रेशन पी डी वी, लेकिन जब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी वी, तो ये आपका आएगा पी टाइम्स डेल्टा वी। तो प्रेशर कांस्टेंट के केस में वर्क डन का ये फॉर्मूला भी ठीक लिखा है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर सी ऑप्शन देखते हैं, हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूज्ड अप इन रेजिंग द टेम्परेचर ओनली, ये गलत है। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में जब हीट खर्च होती है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जब हीट खर्च होती है, तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस होती है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जिसमें कोई वर्क डन नहीं होता। आइसोबारिक प्रोसेस में तो क्या होता है, जब आप हीट देते हो तो उस हीट का कुछ हिस्सा टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च होता है, और कुछ हिस्सा वर्क डन बाय द गैस में खर्च होता है। तो ये सी स्टेटमेंट गलत है और गलत ही आपसे पूछ रहे हैं, तो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द गैस एक्सपेंड अंडर कांस्टेंट प्रेशर पी फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, वर्क डन बाय द गैस पूछ रहे हैं। तो अभी हमने देखा था वर्क डन बाय द गैस इन कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस में होता है P टाइम्स डेल्टा V, और डेल्टा V हो जाएगा V2 माइनस V1। ये वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, ए पार्ट। अगर इसी में पूछा होता वर्क डन ऑन द गैस, तो वर्क डन ऑन द गैस निकालना होता तो इसके आगे मैं माइनस लगा देता, तब आंसर आपका ये बन जाता। ये वर्क डन ऑन द गैस हो जाता, ये क्या वर्क डन बाय द गैस। When 1 gram of water at 0 degree Celsius and 1 into 10 to the power 5 Newton per meter square pressure is converted into ice of volume 1.092 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। 1 ग्राम पानी है और उसको जब हम आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। जनरली 1 ग्राम पानी का जो वॉल्यूम होता है वो 1 सीसी के बराबर होता है, और जब आप आइस को कन्वर्ट करोगे तो आइस की डेंसिटी कम होती है, आइस थोड़ा एक्सपेंड करेगी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन पूछ रहे हैं, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, तो ये जो वर्क डन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा P टाइम्स डेल्टा V के बराबर। प्रेशर कितना है, तो प्रेशर दिया 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और चेंज इन वॉल्यूम होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम में 1.092 सीसी माइनस इनिशियल वॉल्यूम होगा 1 सीसी, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.0092 जूल, ठीक। तो 92 होना चाहिए, 91 नहीं होना चाहिए, तो ऐसा करते हैं इसको 92 कर देते हैं और आपका आंसर क्या बन जाएगा, ए पार्ट। An ideal gas of volume 1.5 into 10⁻³ meter cube and at pressure 1 into 10⁵ पास्कल is supplied with 70 जूल ऑफ एनर्जी। आपको वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है और कितनी एनर्जी दी वो सप्लाई करिए, वो भी आपको दिया है, और वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया वो भी आपको दिया हुआ है। कहाँ तक बढ़ गया, तो 1.7 into 10⁻³ मीटर क्यूब तक बढ़ गया 1.5 से, तो प्रेशर और कांस्टेंट रहा है, तो इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं क्या हुआ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि वर्क डन बाय द गैस कितना हुआ होगा, तो वो होगा P टाइम्स डेल्टा V। प्रेशर कितना है, तो प्रेशर था 10⁵ पास्कल, और वॉल्यूम आपका 1.5 से 1.7 बढ़ गया, तो ये आपका बढ़ा 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, तो ये जो वर्क डन आया वो आपका 220 जूल आ जाएगा, 20 जूल का वर्क डन हुआ। हीट आपने कितनी सप्लाई करी थी, 70 जूल हीट सप्लाई करी थी। तो अब ये सिंपल हिसाब किताब है, 70 जूल हीट सप्लाई करी सिस्टम के अंदर, गैस के अंदर, गैस ने 20 जूल तो वर्क कर दिया, तो बची हुई 50 जूल एनर्जी कहाँ गई होगी, तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो गई होगी, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड बाय 50 जूल, सी पार्ट। नहीं तो आप इक्वेशन बना लो, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, सारी वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट लॉ जो है वो प्लेन कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है, कि इतने पैसे मिले, इतने पैसे यहाँ खर्च किए, इतने पैसे यहाँ खर्च किए, टोटल इनपुट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट,
ठीक है, आप घर से निकले, मम्मी ने कहा सब्जी ले आओ जाके, ठीक है, 100 रुपये दिए, ठीक है, 60 रुपये की आप सब्जी लाए, 20 रुपये की चॉकलेट खा लिया आपने, और हिसाब क्लियर हो गया कि इनपुट एनर्जी 100 रुपये मिले आपको, 60 जूल का आपने काम किया, 60 रुपये का आपने काम किया, 60 रुपये की आपने सब्जी ला के दी, और 40 रुपये से अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली, ठीक है, चॉकलेट खा ली, ठीक है, वही सिंपल, बिल्कुल इतना ही प्लेन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस if T1 is equal to 27 डिग्री सेल्सियस एंड T2 is equal to 127 डिग्री सेल्सियस, देन P1 अपॉन P2 पूछा है, प्रेशर का रेशियो पूछा है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो P1 अपॉन P2 जो होगा वो आपका T1 अपॉन T2 के बराबर हो जाएगा। बट ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं चाहिए, ये चाहिए केल्विन में। तो T1 27 डिग्री सेल्सियस है तो वो हो गया 300 केल्विन, और T2 127 डिग्री सेल्सियस है तो वो हो जाएगा 400 केल्विन। सो योर आंसर इज 3:4, सी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लो प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस स्लो होती है, ठीक है। तो जितने भी, वैसे तो हम आइडियल जितनी भी प्रोसेस होती हैं सब आराम से करते हैं, बट एडियाबैटिक को आपको फास्ट करना पड़ता है। अदरवाइज आप कितनी भी अच्छी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स बना लो, अगर आपने प्रोसेस स्लो करी तो हीट एक्सचेंज हो ही जाएगा। जबकि एडियाबैटिक की कंडीशन ये होती है कि हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। अब आप कितनी भी इंसुलेटेड वॉल्स बना लो, कुछ ना कुछ जैसे थर्मस है, आप कितना भी अच्छे कंपनी का थर्मस खरीद लो, लेकिन कभी ऐसा तो होता नहीं कि अभी उसमें गर्म चाय हमने भरी है और उसके 10 दिन बाद खोलेंगे तो उतनी गर्म निकलेगी, ऐसा तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो हीट डेसिपेट होगी। तो तरीका ये है एडियाबैटिक प्रोसेस को परफॉर्म करने का कि इसको हम फास्ट करते हैं ताकि हीट एक्सचेंज सराउंडिंग से हो ही ना, हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही ना मिले। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जनरली फास्ट प्रोसेस होती हैं और आइसोथर्मल प्रोसेस जनरली स्लो प्रोसेस होती हैं। आइसोथर्मल हम इतने आराम से प्रोसेस करते हैं ताकि, जैसे मान लिया आइसोथर्मल कंप्रेशन करना है, तो अगर आपने तेजी से कर दिया तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर आइसोथर्मल कंडीशन फॉलो ही नहीं हुई। इसलिए हम उसको आराम से करेंगे ताकि अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर हमेशा इक्विलिब्रियम में बना रहे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लो प्रोसेस, आइसोथर्मल इज ए स्लो प्रोसेस while adiabatic must be fast process. When an ideal gas is compressed isothermally, आइडियल गैस है उसको आइसोथर्मली हम कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हो तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा, तो प्रेशर बढ़ रहा होगा। कैसे? PV = nRT। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल की कंडीशन ही होती है PV = कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल में। अब आप कंप्रेस कर रहे हो तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर विल इंक्रीज। सो योर आंसर इज ए पार्ट। इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, क्या गैस के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो ठीक ही कह रहे हैं, कोई चेंज नहीं होगा टेम्परेचर में। और टेम्परेचर में अगर कोई चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा, ये भी सही कह रहे हैं। हमसे तो रॉन्ग पूछा है, कैसा स्टेटमेंट पूछा है? रॉन्ग। तो जैसे कहीं रॉन्ग मिला कर आप पहले उसको अंडरलाइन कर दो, ताकि ऑप्शन जब आप पढ़ना शुरू करोगे, उनके बारे में सोचना शुरू करोगे, तो कहीं आप यही ना भूल जाओगे क्या सही था क्या गलत था। सही तो दिमाग में बाई डिफॉल्ट सेट होता है, रॉन्ग जहाँ है वहाँ ध्यान रखना। तो रॉन्ग जैसे ही मिले तुरंत उसको अंडरलाइन कर दो। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बट वो आंसर नहीं है। सी पार्ट, द वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द हीट सप्लाई टू द गैस, ये भी सही है। कैसे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू तो आपका जीरो हो जाएगा, तो जितनी भी आप हीट सप्लाई करोगे पूरी की पूरी जो है वर्क डन में जाएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है वो 100% ईमानदार प्रोसेस है, उसको जितने भी पैसे मिलते हैं पूरा का पूरे पैसे वर्क में कन्वर्ट होते हैं, अपनी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ाती। अगर 100 रुपये मिले हैं सब्जी लाने के लिए तो पूरे 100 रुपये की सब्जी आएगी, चॉकलेट वो नहीं खाते हैं, ठीक है। 100% ईमानदार जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसी के अपोजिट एक आइसोकोरिक प्रोसेस होती है। आइसोकोरिक प्रोसेस 100% बेईमान प्रोसेस है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस हमेशा क्या होता है? जीरो। जितने भी आप पैसे दोगे उसको वो सबके सबसे अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगी, ठीक। तो ये दो प्रोसेस एक्सट्रीम प्रोसेस हैं, समझना आपको। आइसोकोरिक में वर्क डन गैस कभी नहीं करती है, आप कितनी भी हीट उसको देते रहो वो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाई रहेगी, सारा पैसा बैंक अकाउंट में, कोई काम नहीं, ठीक। और ये जो प्रोसेस है
थर्मल प्रोसेस है ये इंटरनल एनर्जी अभी कभी नहीं बढ़ाती, जितनी आप हीट दोगे पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट कर देती है, वर्क में। इसका बैंक बैलेंस स्टेगनेंट रहता है, इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है वो स्टेगनेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। क्लियर? तो वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आइसोथर्मल में ऐसा ही होगा। वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द चेंज इन इस इंटरनल एनर्जी, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो इसमें जो गलत आंसर है वो डी पार्ट है और गलत ही पूछा है, सो योर आंसर इज डी पार्ट। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, क्या इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, गलत। इट्स इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज, बिल्कुल सही है, बी सही है। क्या पता सी भी सही हो, क्योंकि डी ऑप्शन में बोथ सी है, बी एंड सी लिखा हुआ है। द वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय इट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं, तो जितना काम करेगी उतनी हीट एब्जॉर्ब करेगी, जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी उतना ही काम करेगी, विच इज इनकरेक्ट। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता, डेल्टा पी जीरो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन नहीं करती गैस, डेल्टा डब्ल्यू जीरो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, डेल्टा टी जीरो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, नहीं, ये डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होती है, ये होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आपका गलत स्टेटमेंट है डी पार्ट, और गलत ही आपसे पूछा गया है। विच ऑफ द पीवी डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ जो होता है पता ही है, फिर भी समझ लेते हैं। तो आइसोथर्मल की इक्वेशन ही होती है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अगर हम पीवी डायग्राम बनाएंगे, यहाँ प्रेशर रखेंगे या वॉल्यूम बना रखेंगे, तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्लियर? ए साइकिल टायर बस सडनली, ठीक है। सडन प्रोसेस, सडन प्रोसेस क्या होंगी आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि उसको सिस्टम को सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका, सडन प्रोसेस आर जनरली एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हेन एन एनक्लोज्ड गैस, परफेक्ट गैस इज सब्जेक्टेड टू एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस हम रन कर रहे हैं एनक्लोज परफेक्ट गैस में, तो पूछ रहे हैं कि टोटल इंटरनल एनर्जी भी होना चाहिए, यहाँ पे डज नॉट चेंज, इंटरनल एनर्जी बिल्कुल चेंज कर सकती है, इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकती है, गैस वर्क कर सकती है, गैस में बस हीट सप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। द टेम्परेचर डज नॉट चेंज, ये भी गलत है। इट्स प्रेशर वेरीज इन्वर्सली एज ए सर्टेन पावर इट्स ऑफ वॉल्यूम, ये सही है। एडियाबैटिक की जो इक्वेशन होती है वो होती है पी वी टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक। तो प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम की पावर गामा से, तो ये आंसर आपका बनेगा सी पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये किसी प्रोसेस की बात नहीं है, ये तो डेफिनेटली आइडियल गैस इक्वेशन है, पी वी इक्वल टू एनआरटी, कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। ये तो स्टेट की इक्वेशन है, ठीक है, किसी प्रोसेस की इक्वेशन नहीं है ये, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ सी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गैस फॉर विच गामा इज 1.5, गामा 1.5 दिया है, इज सडनली कंप्रेस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, तो रेशियो पूछ रहे हैं फाइनल टू द इनिशियल प्रेशर का रेशियो पूछ रहे हैं। सडनली कंप्रेस मतलब एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक में पी वी टू पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, ठीक। इसका मतलब अगर मैं लिखूं P2 अपॉन P1, फाइनल टू इनिशियल का रेशियो पूछ रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा V1 अपॉन V2 की पावर गामा, ठीक है। V1 कितना है, अगर V1 मैंने कहा वॉल्यूम V है, तो फाइनल वॉल्यूम जो है V2 वॉल्यूम 1/4 हो गया, तो ये हो जाएगा V/4, और उसकी पावर है गामा, गामा मतलब 1.5, तो ये आपका हो जाएगा 4 की पावर गामा मतलब 1.5 को मैं 3/2 लिख देता हूँ। उसका लिखने का फ़ायदा ये है कि पहले मैं 4 की पावर चढ़ाऊंगा 1/2 और उस पूरे की पावर कर देंगे हम 3, और ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 8। सो योर आंसर इज 8:1, डी पार्ट। फॉर ए गैस गामा आपको 5/3 दिया है, 5/3 मोनो एटॉमिक गैस होती है, ठीक। और 640 cc ऑफ दिस गैस इज सडनली कंप्रेस टू 80 cc, एडियाबैटिक प्रोसेस है। 640 cc से 80 cc हम डायरेक्ट ले आए हैं,
इनिशियल प्रेशर अगर P है तो फाइनल प्रेशर पूछ रहे हैं, तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही जाएगा। फाइनल प्रेशर मतलब P2 अपॉन इनिशियल प्रेशर मतलब P1 इज इक्वल टू ये बनेगा V1 अपॉन V2 की पावर गामा। तो P2 आपको निकालना है और P1 आपको P दिया है। V1 जो है वो 840 सीसी था इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम जो है वो 80 सीसी है, और गामा है आपका 5/3। तो 8 से कैंसिल करेंगे, 80 से कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स, तो 8 की पावर पहले चढ़ाएंगे हम 1/3 और उसकी चढ़ाएंगे पावर 5। सॉल्व करना आसान रहेगा। तो 8 की पावर 1/3, 8 का जो क्यूब रूट होगा वो 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 5, तो ये बनेगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो ये आंसर आया 32। सो फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू 32 टाइम्स इनिशियल प्रेशर, 32 P। सो योर आंसर इज बी पार्ट। 16th क्वेश्चन करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज रिड्यूस्ड एडियाबेटिकली टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस। रिड्यूस्ड एडियाबेटिकली, ठीक है। तो आपको सीधे साफ बात बताई गई है कि इनिशियल वॉल्यूम अगर आपका V है तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा V/4। इनिशियल टेम्परेचर जो है आपका 300 केल्विन है, 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये आपको निकालना है। तो अब एडियाबैटिक की क्वेश्चन चलाएंगे। गामा आपको 1.4 दिया है, बट हम वो चलाएंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर में। तो कैसे कर रहे हैं समझिए। P V2 पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही है एडियाबैटिक की क्वेश्चन। प्रेशर की जगह लिखेंगे nRT ओवर V इंटू V की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपका आ जाएगा T इंटू V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, अब जरा सॉल्व करते हैं। फाइनल टेम्परेचर इंटू फाइनल वॉल्यूम B/4 की पावर गामा -1 यानी 0.4 आ जाएगा, इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर यानी 300 केल्विन इंटू इनिशियल वॉल्यूम की पावर गामा -1 यानी 0.4। तो यहाँ से जो फाइनल टेम्परेचर आपका निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 300 इंटू 4 की पावर 0.4। इसी फॉर्मेट में आंसर दिए, तो हमारा आंसर बनेगा सी पार्ट। क्लियर। एन आइडियल गैस एट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर and temperature 27 degree Celsius is compressed adiabatically until its pressure becomes 8 times to its initial pressure। समझिए जरा, इनिशियल प्रेशर दिया है आपको 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो फाइनल प्रेशर है वो आप उसका 8 गुना चाह रहे हो यानी 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ठीक, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो आपको दिया 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, और फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछा गया है गामा 3/2 दिया है। गामा क्या दिया है? 3/2 दिया है। ठीक, तो हम इक्वेशन बनाते हैं फिर। P V2 पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब वॉल्यूम नहीं चाहिए, अब आपको प्रेशर और टेम्परेचर का खेल चाहिए, तो वॉल्यूम हटाने जा रहे हैं। वॉल्यूम की जगह लिखेंगे हम nRT ओवर P की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हम आया T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब T की पावर गामा जो है वो P की पावर गामा -1 के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक, ये समझ में आया आपको? यानी T किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? तो वो आ रहा है P की पावर गामा -1 अपॉन गामा के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो सारी वैल्यू डालें फिर। ठीक, फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना है। इनिशियल टेम्परेचर आपका दिया है 300 केल्विन इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर, इनिशियल फाइनल प्रेशर है 8 एटमॉस्फेयर अपॉन इनिशियल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, उस पूरे की पावर गामा -1 अपॉन गामा, गामा 1.5 है। तो ये आपका आ जाएगा 0.5 अपॉन 1.5, सो इट इज़ 1/3, और 8 का क्यूब रूट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर जो आपका आया वो आपका आया 600 केल्विन। 600 केल्विन का मतलब हो जाएगा ये 327 डिग्री सेल्सियस। सो योर आंसर इज डी पार्ट। क्लियर। During an adiabatic process, the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature। कोई adiabatic process है, उसमें कह रहे हैं जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। ठीक, और गामा आपसे पूछ रहे हैं, गामा बता दो कितना होगा। ठीक, तो अभी हमने एक रिलेशन बनाया था कि जो टेम्परेचर था वो प्रेशर की पावर गामा -1 अपॉन गामा के प्रोपोर्शनल आया था।
तो अगर इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर आपका जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी की पावर 1/3 के। अगर पी टी की पावर 3 के प्रोपोर्शनल है तो टी बन जाएगा पी की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल। और इससे अगर हम कंपेयर कराएं तो गामा -1 अपॉन गामा 1/3 के बराबर है। सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल। 3 गामा -3 इज इक्वल टू गामा, तो 2 गामा आपका 3 के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से जो गामा आया वो 3/2 के बराबर आया। सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्लियर? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट पूछ रहे हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है, डेल्टा क्यू जीरो होगा। डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? जीरो, और डेल्टा क्यू ही होता है एनसी डेल्टा टी के बराबर। तो यहां से जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी एडियाबैटिक प्रोसेस की तो वो आ जाएगी जीरो। दो की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप एकदम याद रखो। देखो सीपी और सीवी तो आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर की। बाकी एडियाबैटिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जीरो, और आइसोथर्मल प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है इनफाइनाइट। द वर्क डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज नहीं होता, ना वॉल्यूम बढ़ रहा है ना वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क डन बाय द गैस इज जीरो। ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है? तब जब गैस एक्सपेंड कर रही होती है, तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव लेते हैं हम, पॉजिटिव होता है। और जब गैस कंप्रेस हो रही होती है तो वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव होता है। A given system undergoes a change in which work done by the system equals to decrease in its internal energy। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है, ये कह रहे हैं। तो ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए समझिए जरा, डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आप हीट सप्लाई कर नहीं सकते, तो ये तो हो गया जीरो। तो यहाँ से अगर आप वर्क डन निकालोगे तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आएगा। अब इसको कंसेप्चुअली समझ लो। देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज तो होता नहीं, पैसे वो लेती नहीं, फिर भी अगर काम करेगी तो अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे ही तो करेगी। अगर आपको कहीं से हीट मिली नहीं, सिस्टम को आपको कहीं से पैसे नहीं मिले, लेकिन आपने कुछ वर्क किया, तो वो जो वर्क किया होगा वो किसकी कॉस्ट पे किया होगा? आपकी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे किया होगा। आप जितना काम करते जाएंगे उतनी इंटरनल एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो वही तो ये स्टेटमेंट लिखा है कि वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी माइनस टाइम डेल्टा यू। सो द प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। In an adiabatic expansion of 1 mole of gas, initial and final temperatures are T1 and T2 respectively. Then the change in internal energy, change in internal energy पूछ रहे हैं। तो change in internal energy जो होती है वो हर तरह की प्रोसेस के लिए सेम होती है, NCV डेल्टा T। CV जो होता है FR/2 भी होता है और R अपॉन गामा -1 भी होता है, और डेल्टा T मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आपका बनेगा, एक मोल गैस का है तो नंबर ऑफ मोल 1 डाल देंगे, तो ये आपका आ जाएगा R अपॉन गामा -1 into T2 minus T1। ये है change in internal energy of the gas। So your answer is A part, and it does not depend upon the process। In an adiabatic expansion, a gas does 25 joule of work, while in an adiabatic compression, 100 joule of work is done on the gas। The change in internal energy of the two processes respectively are। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो वर्क डन बाय द गैस होता है, वर्क डन बाय द गैस वो होता है माइनस डेल्टा यू के बराबर। तो अगर मुझे डेल्टा यू निकालना होगा तो वो जाएगा माइनस टाइम्स वर्क डन बाय द गैस। तो पहली प्रोसेस में क्या कह रहे हैं? गैस डज 25 जूल ऑफ वर्क। तो पहली प्रोसेस में गैस ने 25 जूल वर्क किया, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज -25 हो जाएगा। क्लियर? दूसरी प्रोसेस में 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। गैस पे 100 जूल वर्क किया है, तो गैस ने कितना वर्क किया होगा? -100 जूल, और -100 जूल गैस ने वर्क किया, उसके आगे एक और माइनस लगाया तो +100 जूल की इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। ठीक। अब इसको कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। अगर गैस वर्क कर रही है, अगर गैस वर्क कर रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही होगी। गैस ने 25 जूल वर्क कर दिया, तो कहां से आया है 25 जूल की एनर्जी? कहां से आई? उसने अपनी इंटरनल एनर्जी घटा ली होगी, तो इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी -25 जूल हो जाएगा। फिर दूसरे केस में क्या है? 100 जूल गैस पे वर्क हो गया है, गैस ने वर्क नहीं किया है, किसी ने गैस पे वर्क कर दिया। तो गैस पे अगर आपने वर्क कर दिया 100 जूल, तो गैस की इंटरनल एनर्जी 100 जूल बढ़ गई होगी, तो इसलिए वो आंसर क्या है? +100 जूल। तो ये कंसेप्ट है।
24th, a given quantity of monoatomic gas is at pressure P and absolute temperature T. The isothermal bulk modulus of the gas. ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस दोनों के बल्क मॉडुलस थ्योरी में हमने पढ़े हैं। तो जो बल्क मॉडुलस होता है बीटा, आइसोथर्मल प्रोसेस का जो होता है वो प्रेशर के बराबर होता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस का जो बल्क मॉडुलस होता है वो गामा पी के बराबर होता है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि आइसोथर्मल का बल्क मॉडुलस, तो आंसर क्या बनेगा आपका बी पार्ट। ठीक, टू आइडेंटिकल सैंपल्स ऑफ गैस आर अलाउड टू एक्सपेंड। दो आइडेंटिकल सैंपल हैं गैस के और उनको हम एक्सपेंड करने के लिए अलाउ किया है हमने, एक बार आइसोथर्मली एक बार एडियाबेटिकली। पूछ रहे हैं वर्क डन जो है वो किस में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम डायग्राम बनाएंगे। ये है आपका प्रेशर और ये है आपका वॉल्यूम, और ढंग से समझिए इन सारी चीज़ों को। ये है आपका प्रेशर, ये है वॉल्यूम, और मान लिया एक सेम इनिशियल स्टेट से, सेम इनिशियल ऑफ प्रेशर की वैल्यूज से दो सैंपल हैं गैस के, उनको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक बार आइसोथर्मली और एक बार एडियाबेटिकली। ठीक है, तो जो ग्राफ आपका दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगर इनिशियल वॉल्यूम इसका था V1, इनिशियल प्रेशर था P1, और हम इनको एक्सपेंड कर रहे हैं, और सेम फाइनल वॉल्यूम तक अगर हमने इसको एक्सपेंड किया है, ठीक है, फाइनल प्रेशर तो सेम नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रोसेस दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर हमने सेम फाइनल वॉल्यूम तक इनको एक्सपेंड किया है, तो जो वर्क डन होता है वो एरिया अंडर कर्व होता है। इसमें जो ऊपर वाला ग्राफ है वो आइसोथर्मल का, नीचे वाला ग्राफ जो है वो एडियाबेटिक का है। ठीक है, ऊपर वाला किसका है, आइसोथर्मल, और नीचे वाला है एडियाबेटिक का। तो किस में वर्क डन ज़्यादा होगा, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले ग्राफ का एरिया अंडर कर्व ज़्यादा होगा, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। लेकिन आपको बाकी चीज़ें साफ समझ में आनी चाहिए। एक तो गैस एक्सपेंड कर रही है, दूसरा दोनों गैस की जो इनिशियल स्टेट है वो सेम है, लेकिन फाइनल वॉल्यूम सेम है। फाइनल क्या सेम है, वॉल्यूम सेम है। तो जो एरिया है वो आइसोथर्मल का ज़्यादा आया, तो आइसोथर्मल के केस में वर्क डन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मोर इन आइसोथर्मल प्रोसेस, सो योर आंसर इज ए पार्ट। ठीक, इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हो। अगर मान लिया इसमें इसी गैस को आप आइसोबारिक प्रोसेस से भी लेके जा रहे हो, वॉल्यूम V1 से V2 तक, तो ये जो प्रोसेस है ऊपर वाली आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक का तो एरिया सबसे ज़्यादा हो गया। तो वर्क डन अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा वर्क डन हो जाएगा आइसोबारिक का, उसके बाद होगा आपको आइसोथर्मल का, उसके बाद सबसे कम होगा आपका एडियाबेटिक का। क्लियर?